हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं हूं मीनाक्षी पाल और आज की जो क्लास है स्टूडेंट वो है 14 जुलाई सन 2022 करंट अफेयर्स की। 14 जुलाई की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपकी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो, सुपर टेट हो, यूपीएससी पैट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए आपके जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन है यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट आज की क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? क्या विश्व मलाला दिवस दिन कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, 12 जुलाई को तो मनाया जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है? महिलाओं और बच्चों के अधिकार व सम्मान के लिए इसको मनाया जाता है। किसके लिए? महिलाओं और बच्चों के अधिकार व सम्मान के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं 12 जुलाई को क्या हुआ था। 12 जुलाई 1997 को पाकिस्तान में जन्मी एक यूसुफजई यानी कि मलाला यूसुफजई का जन्म हुआ था। तो एक बालिका थी जिन्हें शिक्षा के लिए रोका गया था। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस बात का विद्रोह किया और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया और आज उन्हीं की वजह से वहां की लड़कियां जो है यानी कि देश की लड़कियां जो है पढ़ाई के लिए अग्रसर हो पाई हैं। ठीक है, उनका जन्म क्या हुआ था? 12 जुलाई 1997 को हुआ था। ठीक है, और वो नोबेल पुरस्कार विजेता भी है, उनको देश से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि सेकंड की। तो केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने पर देश का पहला राज्य कौन सा बना है? केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने के लिए पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के जो सीएम है उन्होंने बाल अशोक वाटिका का क्या करा है? उद्घाटन किया है, यानी कि बाल वाटिका का उद्घाटन किया है, जिसमें 20,000 आंगनबाड़ी स्कूल है और 5,000 से ज्यादा क्या है उनको नई शिक्षा नीति को प्रदान किया है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं जो ये शिक्षा नीति इन्होंने लागू की है उसमें क्या है कि आपने पता है प्राइमरी स्कूल तो होते ही है, तो प्री प्राइमरी स्कूल भी होंगे जिससे क्या हो बच्चों को अच्छे से अच्छा ज्ञान प्राप्त कराया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून है। यहाँ के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी है और यहाँ के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं यहाँ के कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो इसको जो नेशनल पार्क है सबसे पहले आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फिर आता है गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये सारे क्या है? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है। ये सारे क्या है? इसके नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की यानी कि थर्ड की। तो प्रधानमंत्री, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? झारखंड में किया है। कहाँ किया है? झारखंड में किया है। झारखंड में 654 एकड़ भूमि में बना हुआ हवाई अड्डा है। ठीक है, इसके बनाने का तात्पर्य क्या है? तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं जो देश 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक जो ज्योतिर्लिंग है वेदनाथ, वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को क्या है हवाई सेवा क्या है प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके लिए इसको बनाया गया है। अब बात करें तो झारखंड की। तो झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची है। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? रमेश बैस है। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ यहाँ के वन्य जीव अभ्यारण्य की। तो यहाँ 3 वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, सेकंड है दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य और तीसरा है इसका पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि फोर्थ की। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए? क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए? तो कहाँ आए? घाना में आए। कहाँ आए? घाना में आए। ठीक है, घाना में जो आए यहाँ पर जो ये देखे गए हैं मार्बर्ग वायरस, ये बिल्कुल इबोला की तरह है। इबोला एक रोग होता है जो रक्तस्रावी की तरह होता है और उसमें क्या होता है? तेज बुखार होता है और कभी कभी इसमें क्या हो जाता है? मौत भी हो जाती है और ये एक दूसरे के टच करने से यानी कि छूने से भी ये रोग जो है बहुत ज्यादा फैलता है। ठीक है, सबसे पहले 1987 में देखा गया था और अब इसको फिर से देखा गया है। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट घाना, मैं आपको बता दूं लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था यूपीएससी पैट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि वह कौन सा देश है जहाँ सबसे पहले कोवैक्स को मतलब कि फ्री मुफ्त में बांटा गया था, यानी कि कोवैक्स की जो
वैक्सीन थी उसको मंजूरी दी गई थी, तो सबसे पहले कहाँ दी गई थी? घाना में दी गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, आप चेक करके देख लेना। तो घाना में। और अब ये क्वेश्चन क्या आया है कि किस देश में मार्बर्ग वायरस के रोग को 2 संदिग्ध मामले सामने आए? सबसे पहले कहाँ है? घाना में आए। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप का एक क्या है? देश है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, ठीक है, जहां पर ये मामले देखे गए हैं। और इसकी घाना की कैपिटल क्या? अंकारा है। क्या? अंकारा है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस पर आप ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? तो कौन से बैंक के लिए दी? करूर वैश्य बैंक के लिए दी है। करूर वैश्य बैंक के लिए दी है। मैं आपको बता दूं कि मीना हेमचंद्र जो है वो आरबीआई की क्या थी? एक कार्यवाही थी। ठीक है, अधिकारी थी किसकी? आरबीआई की। और अब क्या बना दिया है? करूर वैश्य बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष बनाया। अंशकालिक यानी कि जो ये चेयरपर्सन बनी है, यहाँ की चेयरमैन बनी है, वो कुछ ही टाइम के लिए, कितने साल के लिए बनी है? 3 साल के लिए बनी है। ठीक है, अब बात कर लेते करूर वैश्य बैंक की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? करूर में है। कहाँ पर है? करूर में है। और इसके जो सीईओ है वो है रमेश बाबू। कौन है? रमेश बाबू। और चेयरमैन तो ये खुद बन चुकी है। कौन बन चुकी? मीना हेमचंद्र बन चुकी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय गेंदबाज ने वनडे मैच में 150 विकेट लेकर सबसे तेज गेंदबाज बने हैं? तो कौन बने? मोहम्मद शमी बने हैं। मोहम्मद शमी ने अपने 80वें यानी कि वनडे पारियों में क्या करा है? 150 विकेट ले लिए और ये विश्व के तीसरे सबसे तेज गेंदबाज बन चुके हैं। इन्होंने अजीत अगरकर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने अपने 97 पारियों में, वनडे पारियों में 150 विकेट लिए थे, लेकिन मोहम्मद शमी ने कितने लिए हैं? 80 पारियों में ही, वनडे पारियों में ही क्या ले लिए हैं? 150 विकेट ले लिए हैं और ये विश्व के तीसरे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7 की। तो ग्लोबल जेंडर मैप रिपोर्ट के अनुसार क्या है? ग्लोबल जेंडर मैप रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश लैंगिक समानता के मामले में शीर्ष पर रहा है? कौन शीर्ष पर रहा है? कौन अच्छे प्रदर्शन पर रहा है, कौन खराब प्रदर्शन पर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब ये है जो समानता देखी जाती है लोगों में, पुरुष और महिलाओं पर, उसके अनुपात को इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो क्या हो रहा है? चीन रहा है दूसरे नंबर पर, लेकिन बहुत ज्यादा खराब प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, कौन? चीन। और इसके अलावा जो 5 देश रहे हैं वो अच्छे प्रदर्शन पर आए, तो वो कौन कौन से? आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन। ये क्या है? ये अच्छे प्रदर्शन पर रहे हैं और चीन जो है वो सबसे ज्यादा खराब, दूसरे नंबर पर खराब प्रदर्शन पर रहा है। ठीक है, जब ये रिपोर्ट जारी की गई थी ग्लोबल जेंडर मैप में, तो उसमें बताया गया था विश्व भर में 35.4% ही है जो लैंगिक समानता को सामान्य रखते आ रहे थे। बाकी क्या? बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति चल रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी? चीन की। तो चीन की ये दूसरे नंबर पर खराब कर रहा है। तो चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? शी जिनपिंग है। और यहाँ की करेंसी क्या है? रेनमिनमी है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि 8 की। तो किस सेना प्रमुख ने कैबिनेट स्टैग मेमायर ऑफ ए सोल्जर जनरल बुक का विमोचन किया है? यानी कि किस सेना प्रमुख ने, कौन सी बुक है ये? कैबिनेट स्टैग मेमायर ऑफ ए सोल्जर जनरल बुक का विमोचन किया है। ठीक है, इस बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनरल मनोज पांडे ने। कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं। ये थल सेना के चीफ है। कौन है? थल सेना के चीफ है। और इन्होंने क्या है? जो कैबिनेट स्टैग मेमायर ऑफ ए सोल्जर बुक है उसका विमोचन किया है। अब इन्होंने तो विमोचन किया, लेकिन इसे लिखा किसने है? तो इसे लिखित है लेफ्टिनेंट जनरल राजन बख्शी ने लिखा है। ठीक है, क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल राजन बख्शी ने लिखा है। और इन्होंने अपनी ही आत्मकथा यानी कि अपने ही जो जितने भी अनुभव है उसको इसमें वर्णन किया है इस बुक में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि 9 की। तो किसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेश विकसित वैक्सीन की मंजूरी दे दी है? किसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सर्वाइकल कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेश में बनी हुई जो वैक्सीन है उसको बाजार में उतारने के लिए मंजूरी दे दी है? तो किसने दी है? डीसीजीआई ने। डीसीजीआई का मतलब क्या? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। क्या है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस वैक्सीन का नाम क्या है। तो इस वैक्सीन का नाम है QHPV। क्या है? QHPV। इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा। क्या है? क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा। अगर नाम पूछ लिया जाए तो इसका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान देना स्टूडेंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यानी कि 10 की। तो 10 कहता है कि कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सियाचिन युद्ध स्मारक से
कारगिल युद्ध स्मारक तक साइकिल यानी कि साइकिल योजना चलाई गई है, तो वो कब तक चलाई जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान और हमारे यानी कि भारत के बीच में हुआ था। ठीक है, तो उसी के लिए जो शहीद मारे गए थे यानी कि जो लोगों की मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सियाचिन युद्ध स्मारक से कारगिल युद्ध स्मारक तक की साइकिलिंग कब तक चलाएगी। वो युद्ध जो था स्टूडेंट वो 60 दिन तक चला था, यानी कि 2 महीने तक चला था। ठीक है, और कब से मतलब शुरुआत हुई थी 26 जुलाई से। तो इसी के मेन चेक किया था कब खत्म हुआ था, वो 26 जुलाई तक खत्म हुआ था। तो उसी को लेकर के 12 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक क्या है कि साइकिल योजना चलाई जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थे 14 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और आपकी डेली की क्लास की 8 बजे होगी, और शाम की क्लास होगी आपकी पॉलिटी की जो शाम को 6 बजे होती है। कल क्लास नहीं हो पाई थी उसके लिए रियली सॉरी। ठीक है, शाम को आपको क्लास मिल जाएगी। अगर आपने वो भी क्लास नहीं देखी होगी तो प्लेलिस्ट पे जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरी विदा आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल को 8 बजे इसी टाइम पर। ठीक है, थैंक यू सो मच।